सो नाउ वील बी डूइंग एडजस्टमेंट्स कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। ये एडजस्टमेंट्स क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिनको अभी तक आपने ट्रीट नहीं करा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, या जो चीज़ें एंड ऑफ द ईयर हमें पता चली कि ये चीज़ें रह गई हैं, इनको ट्रीट करना बाकी है, तो उन्हें हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। एंड एज पर डुअल एस्पेक्ट हम लोग एडजस्टमेंट को हमेशा दो तरीके से पोस्ट करते हैं, दो ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक इफ़ेक्ट उसका हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो, एंड दूसरा इफेक्ट हो सकता है उसका बैलेंस शीट में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इट कुड बी एनी पॉसिबिलिटी, लेकिन हर एक एडजस्टमेंट का डुअल ट्रीटमेंट होगा, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। और जितनी भी एडजस्टमेंट्स बनती हैं उनके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। हर एक एडजस्टमेंट के पीछे अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से ही उन एडजस्टमेंट्स को डुअल इफेक्ट दिखाना पड़ता है हमें। सो वी शो डुअल इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स। अभी कैसे इफेक्टेड होती हैं ये एडजस्टमेंट्स, कैसे सोचते हैं हम, कैसे करने हैं, ट्रीट कैसे करनी है, अब इन पे ध्यान देते हैं। देखो, अगर हमारा एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है, तो इसे हम अपना करंट ईयर बोलते हैं, करंट ईयर। एंड एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप सबने क्लास 11th में पढ़ा है, तो एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपका जो भी करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंडिचर है उसे आप करंट ईयर में ही ट्रीट करोगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करा है जो कि रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, अगर आपने कोई नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पे करा है या कोई प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस पे करा है, कोई भी नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करा है तो वो इस ईयर में ट्रीट नहीं होगा। बट अगर वो करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है तो आप उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट डालोगे वो सिर्फ स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। तो जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी पोस्ट करोगे, सपोज यहाँ पे रेंट लिखा है, तो रेंट को आपको कहाँ ट्रीट करके दिखाना है? बाद में एक्सपेंडिचर में लिखना है। अगर वो पेमेंट साइड पे गिवन है तो आप उसे बाद में कहाँ पे लिखोगे? अगर पेमेंट साइड पे गिवन है तो कहाँ पे लिखोगे? बट ध्यान रखना, आपने जो भी अमाउंट इधर लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। तो उसके फाइनल कॉलम में जो भी अमाउंट होगा वो करंट ईयर का ही अमाउंट होगा। तो इसलिए जो भी यहाँ टोटल अमाउंट, ये जो अमाउंट होता है ये टोटल होता है, इसमें तीनों अमाउंट इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी हो सकता है, इसमें करंट ईयर का अमाउंट भी हो सकता है, और इसमें नेक्स्ट ईयर का अमाउंट भी हो सकता है। ये तीनों अमाउंट पॉसिबली हो सकते हैं। लेकिन जब आप इससे यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपने सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट को ही पोस्ट करना है। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो, इस टोटल में से जो भी ये टोटल होगा इसमें से प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को, यानी कि नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, एंड प्रीवियस ईयर की चीज़ों को भी आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो इसीलिए एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट वी ओनली इंक्लूड करंट ईयर्स ट्रांजैक्शंस, current year's transactions in income and expenditure account। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से आप सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जो भी ये टोटल अमाउंट दिया होगा रेंट का, इस टोटल अमाउंट को अगर आप इधर पोस्ट भी करोगे इनर कॉलम में, तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट एंड नेक्स्ट ईयर का अमाउंट, फिर जो अमाउंट होगा वो आपका फाइनल बैलेंस होगा। तो दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आपको दिया हुआ है कि 31 मार्च 2020 पे आपका कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका करंट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर कोई खर्चा इस डेट पे आउटस्टैंडिंग है तो वो आपका इस वाले ड्यूरेशन के लिए था या नेक्स्ट ईयर की ड्यूरेशन के लिए था। वेरी गुड। तो अगर वो करंट ईयर के ड्यूरेशन के लिए था तो इसका मतलब हमें करंट ईयर की चीज़ों को क्या करना है, प्लस करना है। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा उसे आप यहाँ पे प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड को आप यहाँ पे प्लस करोगे बिकॉज इट इज़ करंट ईयर एक्सपेंडिचर। ऐसे अगर इस डेट पे कोई एक्सपेंस प्रीपेड होगा, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा, तो प्रीपे करा है तो आपने कौन से ईयर के लिए पे करा है उसको, आपने उसको नेक्स्ट ईयर के लिए पे करा है। तो इसका मतलब आप उसे क्या करोगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जो भी नेक्स्ट ईयर की चीज़ें होंगी उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो भी करंट ईयर की चीज़ें होंगी उन्हें आप ऐड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसे ही अगर आउटस्टैंडिंग दिया होता बिगनिंग का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए होते बिगनिंग के, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर से रिलेटेड होते, तो ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, इसलिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इसे क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। ऐसे अगर इस डेट पे कोई चीज़ प्रीपेड दी होती, कोई एक्सपेंस प्रीपेड होता, तो वो कौन से ईयर से रिलेटेड होता, वो करंट ईयर से रिलेटेड होता, इसलिए आप उसे यहाँ पे ऐड करते। इज इट क्लियर कि क्यों हम किसी चीज़ को ऐड या लेस करते हैं? जो भी करंट ईयर की चीज़ें होती हैं आप उनको क्या करते हो, प्लस करते हो, एंड जो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर की चीज़ें होती हैं आप उनको माइनस करते हो। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई सबको? एक बार इनकम से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आपको इस डेट पे कोई इनकम ड्यू है, यानी कि अक्रूड इनकम है, अक्रूड का मतलब क्या होता है, आपने उसके अगेंस्ट काम कर लिया है बट इट इज़ येट टू बी रिसीव्ड। अक्रूड का मतलब होता है येट टू बी रिसीव्ड, जो अभी मिलनी बाकी है, आपने उसके अगेंस्ट काम कर लिया है। तो अगर उसके अगेंस्ट आपने काम कर लिया है तो ऑफ कोर्स वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर की चीज़ों को आप प्लस करते हो। अगर अक्रूड इनकम होगी तो आपने उसे प्लस करा क्योंकि वो करंट ईयर की थी। अगर इस डेट पे कुछ रिसीव्ड इन एडवांस है, यस, नो, पता नहीं। इन एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए एक और तरीका है, वो भी समझ लो, अच्छे से देख लो। आउटस्टैंडिंग एट एंड आप लोग याद रख सकते हो, हमेशा आप प्लस करते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड, क्योंकि ऑफ कोर्स वो करंट ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग अगर एंड पे कोई भी चीज़ होगी तो वो आपके लिए करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर की चीज़ों को आप प्लस करते हो, इतना याद रख लो। अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होगा तो फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग विल बी माइनस, एंड रिसीव्ड इन एडवांस की हम बात करें, रिसीव्ड इन एडवांस, और या फिर प्रीपेड की हम बात करते हैं, तो प्रीपेड अगर एट बिगिनिंग होंगे, ये सब चीज़ें बिगिनिंग के होंगे,
तो इससे उल्टा इट विल बी एडेड एंड ऐसे ही रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड एट एंड होगा, तो फिर सब्ट्रैक्ट। तो आप एक चीज़ बस याद रख लो कि आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा। आप लोगों को याद, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्चुअली, तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि हम उसे क्यों ऐड करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस टाइम, हर ट्रांजैक्शन के लिए बार बार नहीं सोचना, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड आप हमेशा प्लस करते हो। ये बात आपको याद रह सकती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आप कहते हो तो हम लोग कर सकते हैं। मैं आए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखा दूँ सबको। तो अगर पेमेंट साइड पे आपको गिवन है सैलरीज, लेट्स से 40,000 की आपने सैलरीज आपको गिवन है, एंड आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में गिवन है एंड प्रीपेड सैलरी भी गिवन है। तो आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, हम कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के हिसाब से भी गिवन है एंड एंड के हिसाब से भी गिवन है। तो ईयर वाइज आप लोग देख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग है कि एंड के, बिगिनिंग की है, ये सब चीज़ें आपको देखनी समझ आ गई हैं। अगर आपको ईयर के डेट्स पता है, आपको पता चल जाएगा कि एंड की कौन सी डेट है या बिगनिंग की कौन सी डेट है। एंड प्रीपेड आपको गिवन है 5500 एंड 3500 एंड की। तो ये आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपके लिए क्वेश्चन है पूरा। तो आप इसे क्वेश्चन के जब आंसर को जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो आप कैसे ट्रीट करोगे, आप कौन कौन से अकाउंट बनाते हो जब आप ये चैप्टर करते हो एनपीओ का। आप ट्रीटमेंट शो करोगे, बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बनाओगे बिगनिंग की, एक बैलेंस शीट बनाओगे एंड की, और एक आप ट्रीटमेंट शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पेमेंट की जो चीज़ें होती हैं उसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, एक्सपेंडिचर साइड पे ट्रांसफ़र करते हो। तो एक्सपेंडिचर साइड पे आप ट्रांसफ़र करोगे पेमेंट साइड की चीज़ों को। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप लोग क्या क्या ट्रीटमेंट शो करोगे, देखो 40,000 की जो सैलरी थी, सबसे आप पहले उसे शो करोगे, क्या लिखोगे, टू सैलरी 40,000। अब जितनी भी एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट है, मैंने बोला था एडजस्टमेंट्स का डुअल इफेक्ट है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग की, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड की। तो एंड का आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, प्लस। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ये बात पता है आपको। तो फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा, माइनस होगा। प्रीपेड जो बिगिनिंग का होगा उसे प्लस करोगे, और प्रीपेड जो एंड का होगा उसे आप माइनस करोगे। तो कैसे कैसे शो करना है, यहाँ पे आप लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड 6,000। और अगर आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगर आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बनेगी। तो आप लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ऐसे ही आप बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 4,000 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। ऐसे ही आप प्रीपेड सैलरी जो बिगिनिंग का है वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। तो प्रीपेड सैलरी 5,500 एंड प्रीपेड एट बिगिनिंग जो है आपके लिए, वो आप इधर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो प्रीपेड एट बिगिनिंग, तो आपने इधर ऐड कर दिया 5,500। ऐसे ही
प्रीपेड एट एंड आपके लिए एसेट बन जाएगा क्लोजिंग का, तो आप लिखोगे प्रीपेड सैलरी 3500 एंड प्रीपेड एट एंड, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए है आप उसे यहाँ से माइनस कर दोगे, तो 3500 आप सॉरी ये प्लस का था 5500 माइनस का 3500, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो आपने बाहर कॉलम में लिखना है, दैट इज़ 44,000। आई होप एडजस्टमेंट क्लियर हो गई सबको, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे शो करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट है इसमें कि कैसे शो करना है प्रीपेड को, आउटस्टैंडिंग को?